अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि डेप्रिसिएशन को हम कैसे ट्रीट किया करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने डेप्रिसिएबल एसेट्स की बात की थी कि डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट कर सकते हो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से एज एक्सपेंस के तौर पे। फिर स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, और हमने कहा था कि जो डब्ल्यू है उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो हम टैक्स के अंदर जो है वो कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की। हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट रेट पढ़े थे जिसके हिसाब से टैक्स के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। डिफरेंट एसेट्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं। ये हमारी आई कैप की बेसिकली वो है डेप्रिसिएशन के रेट्स की स्लाइड है। ये आई कैप की बुक में इस तरीके से आपके डिफरेंट एसेट्स के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमने लास्ट में प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि कौन से एसेट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं इनिशियल अलाउंस के लिए और कौन से जो हैं वो नॉट एलिजिबल होते हैं इनिशियल अलाउंस के लिए। अच्छा, इनिशियल अलाउंस के बारे में अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, बट जो भी एसेट्स हैं जो एलिजिबल एसेट्स हैं इनके ऊपर इनिशियल अलाउंस आपको मिल सकता है, उनके फर्स्ट ईयर के अंदर हम इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और लेटर ऑन उसके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करेगी। और जो एसेट नॉट एलिजिबल हैं जिनके ऊपर जो है वो इनिशियल अलाउंस आपको नहीं मिल सकता, उनके बारे में हमने कहा था कि वो फर्नीचर है, सेकंड हैंड प्लांट और मशीनरी, अगर आपने पाकिस्तान में वो पहले भी यूज़ हुआ है वो ख़रीदा है, व्हीकल है, बिल्डिंग है और स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है। तो इनके ऊपर क्योंकि इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं है तो सिंपल पहले साल भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और ऑनवर्ड भी जितने साल होंगे उन सालों के ऊपर इसकी डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट किया करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो है वो बिगनिंग के टाइम पे क्या होगी, एट द बिगनिंग ऑफ द टैक्स ईयर वो क्या होगी। कोई भी आपके पास जो है वो अगर नॉन करंट एसेट है और वो डेप्रिसिएबल एसेट है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो उसकी डब्ल्यू क्या हुआ करेगी हर साल के स्टार्ट में, क्योंकि हमने कहा है कि हम जो है वो हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट किया करेंगे और वो हुआ करेगी डब्ल्यू मेथड के ऊपर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। तो हमें एट द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है टैक्स ईयर जो है वो हमें डब्ल्यू का पता होना चाहिए। तो डब्ल्यू क्या होगी इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल आपने ख़रीदा है, खरीदने वाले साल के अंदर जो है ना वो कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस, ये उसकी डब्ल्यू समझी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट खरीदा है, उसकी कॉस्ट है से कि हम कहते हैं 2000। ठीक है, इसके ऊपर जो है हमें इनिशियल अलाउंस जो है वो भी डिडक्ट करने की इजाज़त है, यानी कि ये एलिजिबल एसेट है। तो अब जब पहले साल फर्स्ट ईयर जो है आपका, इस साल जब आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट में से लेस करेंगे इनिशियल अलाउंस। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगी, उसके पहले साल की डब्ल्यू इसके ऊपर अब आप जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो लगाएंगे और आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन अगर किसी एलिजिबल एसेट पे आपने कैलकुलेट करनी है, और एलिजिबल एसेट जो भी है जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस आपको अलाउड है डिडक्ट करना, उसके पहले साल ही इनिशियल अलाउंस आपको मिलना है। तो पहले साल आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो एक किस्म की आपकी डब्ल्यू आ जाएगी, यानी कॉस्ट, और उसमें से आप इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगी। उसके ऊपर अब आपने रेट लगाना है और डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। आगे चल के हम छोटी-छोटी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। अच्छा, इन नेक्स्ट ईयर्स अगर अगले सालों की बात करें तो आपके पास अब अगले सालों में क्या आ रहा होगा, आपके पास एक तो कॉस्ट आ रही होगी, प्लस हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन अकामुलेट होकर आपके पास आ रही होगी। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस। तो टोटल आपके पास जितनी भी अकामुलेटेड
डेप्रिसिएशन आ रही होगी इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस, वो आप लेस करोगे तो फिर आपके पास डब्ल्यू आएगी, इसके ऊपर आप रेट अप्लाई करोगे डेप्रिसिएशन का, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर्स की डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा इस स्लाइड के अंदर जो था वो ये हमने पढ़ा कि डब्ल्यू किसी भी साल कैसे जो है वो आप उसको देखोगे कि बिगनिंग के ऊपर जो है वो क्या डब्ल्यू है। छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक एसेट खरीदा है, उस एसेट की कॉस्ट है 2000, ठीक है, और उसके ऊपर आपने ये अब खरीद लिए, और ये एसेट जो है वो एलिजिबल एसेट है, इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, आपने ये टैक्स ईयर के फर्स्ट डे पे खरीदा। अच्छा, अब आप अगर टैक्स ईयर के एंड पे आए हो और आप आज कैलकुलेट करने जा रहे हो टैक्स डेप्रिसिएशन, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने एक ही मेथड फॉलो करना है, वो है डब्ल्यू टैक्स के अंदर इसी की इजाज़त है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो आप जो है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, सो डब्ल्यू मेथड के तहत आपने करना है। देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि डेप्रिसिएशन रेट जो है वो, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 10% है। अदरवाइज यहाँ पे हमने देखे हैं डेप्रिसिएशन रेट जो है वो डिफरेंट है। हम से ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है, बट अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो क्या बिल्डिंग जो है वो एलिजिबल होती है? नहीं, वो तो नॉन एलिजिबल होती है। तो इसको तो फिर हम जो है एलिजिबल एसेट नहीं कह सकते। एलिजिबल एसेट में हम व्हीकल को कह सकते हैं, से कि व्हीकल जो है उसके ऊपर रेट कौन सा अप्लाई होना है, तो उसके ऊपर हम अगर देखते हैं कि रेट आपका कौन सा अप्लाई होगा, तो सारी बिल्डिंग्स के लिए जो है वो 10% है। मोटर व्हीकल जितनी भी हैं उनके ऊपर आप 15% लगा सकते हो, तो हमें फिर इस एग्जांपल में भी इसको 15% ही कर लेते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एलिजिबल एसेट है। तो हमने कहा कि एलिजिबल एसेट जो था ये व्हीकल थी, ठीक है, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 15%। अच्छा, अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इसकी फर्स्ट ईयर में कैसे आप कैलकुलेट करोगे? वो ऐसे कैलकुलेट करोगे कि आप इसकी कॉस्ट लोगे, कॉस्ट में से लेस करोगे आप जो है ना इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस के बारे में अभी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 2000 इसकी कॉस्ट थी, और हमने जब इनिशियल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट किया, तो से कि वो आपका जो है वो निकल आया 500 का, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। आगे चल के कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तो अब आपके पास पहले साल के लिए डब्ल्यू क्या बन गई? 1500, ठीक है। अब आप इसके ऊपर रेट लगाओ टैक्स का, ये वाला रेट, और आपके पास आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंस आप जो है वो डिडक्ट कर सकते हो इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो ये कैलकुलेट करके आप यहाँ पे एस एक्सपेंस के तौर पे ले लेते। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें, से कि सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो अब हमने क्या करना है? हमने कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं, से मेरे पास इस टाइम वैसे कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं ना कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ किसी तरह, मुझे एक सेकंड दें। ठीक है, तो हमारा जो था वो जो है वो कॉस्ट आ रही थी, इसे कि हमने कहा कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो थी 1500, और 1500 के ऊपर मैंने जब लगाया 15%, तो मेरे पास आ गई कि डेप्रिसिएशन वो आ गई 225 रुपये, ठीक है। तो इसकी डेप्रिसिएशन थी 225 रुपये, सही। अब हम आ जाते हैं सेकंड ईयर के ऊपर। सेकंड ईयर में हमारी जो डब्ल्यू है वो इस तरीके से निकलेगी कि हमने कॉस्ट में से माइनस करना है इनिशियल अलाउंस को भी, प्लस जितनी भी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, मतलब एक किस्म की आप यहाँ पे अकामलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर रहे हो, सॉरी ये भी इसमें से लेस होगी। तो आप अगर तो ब्रैकेट लगा लेते हैं इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्रिसिएशन, तो एक साथ लेस कर सकते हो, अदरवाइज दोनों इसमें से कॉस्ट में से लेस करनी है। तो कॉस्ट हमारी थी 2000, ठीक है। इनिशियल अलाउंस हमने कहा था कि 500 है, माइनस 225 रुपये जो हैं वो आपके डेप्रिसिएशन थी पहले साल की। तो अब आपके पास जो है वो डब्ल्यू कितनी आ गई? डब्ल्यू आपके पास आ गई, एक सेकंड ये भी कैलकुलेट कर लूँ। हमारे पास जो है इस टाइम है
2000 का एसेट है, और 2000 के एसेट में से हमने इनिशियल अलाउंस भी लेस कर लिया और ये भी कर लिया, तो 1275 रुपये आपके पास आ गई WDV। अब इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे 15%। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन, ये आ गई 191, ये डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि वेयर एनी बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी इज़ यूज्ड इन अ बिजनेस हुज इनकम इज़ एग्जेम्प्ट। अच्छा, समटाइम क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, अब आपने उसकी इनकम जो भी होगी उसके ऊपर जो है वो टैक्स तो नहीं देना, सो उसका जो भी प्रॉफिट निकल रहा होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो अगर उस बिजनेस के अंदर कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है और वो उस बिजनेस में यूज़ हो रही है जिससे कोई बिजनेस इनकम कमा रहा है और इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर दी सेड टैक्स ईयर एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द एग्जाम्पशन। तो उसको टैक्स की जो डेप्रिसिएशन है ना, वो इजाज़त है कि वो आप अपनी इनकम में से, सेल में से लेस कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपके पास जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना, स्टिल आपको डेप्रिसिएशन अलाउड है कि आप डिडक्शन के तौर पे दिखा सकते हो। अच्छा, उसके बाद जब आपको ये एग्जाम्पशन मिली हुई थी, से कि आपको जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपको कहा गया था कि भाई आप अगर ये वाला बिजनेस करते हो तो 5 साल के लिए जो है ना आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी इस बिजनेस से। तो 5 साल के बाद जब उसकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगना है अब, तो अब आप क्या करोगे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ WDV, आफ्टर एक्सपायरी जो होगी WDV ऑफ द एसेट शैल बी कैलकुलेटेड आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस। तो आप इसी तरह उसको ट्रीट करोगे कि जैसे उसके ऊपर आप डे वन से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे और जितनी उस टाइम पे WDV आ रही होगी उसके ऊपर ही आप रेट लोगे। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्पशन जब ख़त्म हुई तो डे वन की तरह जो है ना वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, नहीं, आप डेप्रिसिएशन शुरू से ऐसे ही चार्ज कर रहे होगे जैसे आप अपना ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है। जब उसकी एग्जाम्पशन ख़त्म होगी तो वहाँ से ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ करेगी, उसी तरीके से जैसे डे वन से स्टार्ट हो रही थी। मतलब आपको जिस साल जो है वो से के 2025 में उसकी एग्जाम्पशन ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे जो उसकी WDV आ रही थी, यानी उसकी कॉस्ट माइनस अकामलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी आ रही थी, इसके अंदर इंक्लूडिंग जो है वो आप कह सकते हो कि इनिशियल अलाउंस, इसके साथ आप WDV कैलकुलेट करोगे और इस WDV के ऊपर ही आप रेट अप्लाई करोगे। अच्छा, ये जो प्रीवियस स्लाइड थी इसमें हमने बात की थी एलिजिबल एसेट की। अच्छा, अगर एक ऐसा एसेट हो जो नॉट एलिजिबल हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें इनिशियल अलाउंस आपका ज़ीरो हुआ करेगा, यानी कि पहले साल, जिस साल आपने कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करना है, तो यहाँ पे इनिशियल अलाउंस जीरो होगा, यानी कि पहले साल आप उसकी कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उसकी कॉस्ट ही WDV के बराबर आ जाएगी, उसके ऊपर आप रेट अप्लाई करके डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। उसके बाद क्योंकि पहले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी होगी तो अकामलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपकी WDV क्या होगी, कॉस्ट माइनस जितनी भी आप डेप्रिसिएशन पिछले सालों में कर सके हो या पहले साल जितनी आपने की है वो उसमें से लेस कर दो, तो आपके पास WDV आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। जब डिस्पोजल होता है ना किसी भी डेप्रिसिएबल एसेट का, तो उस साल आपने डेप्रिसिएशन कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, ऑन डिस्पोजल ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब आपने एक असूल बनाना है टैक्स के हिसाब से ना, फर्स्ट ईयर जो होगा उस साल फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मतलब आपने टाइम फ्रिक्शन जो है वो नहीं अप्लाई करनी, पहले साल फुल डेप्रिसिएशन है, और ईयर ऑफ डिस्पोजल जो है, यानी कि पहला साल मतलब क्या है कि ईयर ऑफ एक्विजिशन थी ना, इस साल आपने एक्वायर किया था एसेट, या ईयर ऑफ परचेज था, इस साल पूरी डेप्रिसिएशन होगी, और ईयर ऑफ जो डिस्पोजल होगा ना, इस साल आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करो। On disposal of a depreciable asset, no depreciation shall be allowed in the year of disposal. And if the consideration is greater than WDV। अच्छा, आपने अकाउंटिंग में सीखा होगा कि अकाउंटिंग के अंदर जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपके पास आ रही होती है कि सेल प्रोसीड कितने की हुई, मतलब आपको पैसे कितने के मिले।
ठीक है। सेल प्रोसीड से कि हम कहते हैं 5,000 आपको जो है ना वो पैसा मिला वो एसेट बेच के। अब आप अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हो? आप कहते हो कि ये एसेट बिका 5,000 का, इसकी कॉस्ट थी से के 7,000, ठीक है, और इसमें जो अभी तक अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं वो है से के 4,000। तो डब्ल्यू कितनी आपके पास आ गई? जिस टाइम आपने वो बेचा ये आ गई 3,000। और आपने बेचा कितने का? आपने बेचा है, सेल प्रोसीड हुई है 5,000 लेस डब्ल्यू इसमें से आप कर दो तो वो है 3,000। तो आपको गेन हुआ कितने का? 2,000 का। ये आपका अकाउंटिंग का गेन होता है जो आ रहा होता है ऑन डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स एसेट। सेम यहाँ पे भी आपने यही करना है, लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यू निकलनी है वो टैक्स के हिसाब से निकलनी है। अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे होते हो? डेप्रिसिएशन जो है या अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की बात कर रहे होते हैं। जब टैक्स की बात होगी तो यहाँ पे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी, यानी डब्ल्यू जो आपकी कैलकुलेट हो रही होगी उसमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी टैक्स के हिसाब से आ रही होगी। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव की, यानी कि कोई आपको सेल प्रोसीड मिली, जब आपने एसेट बेचा तो उससे जो आपको पैसे मिले उसको बेचने के अगेंस्ट, वो आपकी कंसिडरेशन है। वो कंसिडरेशन जो है वो अगर ग्रेटर है आपकी डब्ल्यू से, ठीक है, टैक्स की डब्ल्यू से, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना वो गेन हुआ है डिस्पोजल के ऊपर। ठीक है, आपने एक एसेट 7,000 का खरीदा था, ठीक है, उसको आपने साथ साथ डेप्रिसिएट भी किया, अब तक 4,000 की डेप्रिसिएशन उसकी रिकॉर्ड हो गई है, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 है, मतलब आपके पास इस टाइम जो है ना वेयर एंड टेयर के बाद वो एसेट पड़ा हुआ है 3,000 का, ये उसकी डब्ल्यू है। आपने उसको कितने का बेचा? 5,000 का। मतलब आपको जो है ना वो इसमें से 2,000 का जो है वो एक किस्म का गेन हुआ है, आपको जो है ना वो एक किस्म का इसमें फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, इफ़ कंसिडरेशन इज़ ग्रेटर देन द डब्ल्यू द एडिशनल अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि ये जो 2,000 आपको मिले हैं इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये भी एक किस्म का आपको बेनिफिट हुआ है, जैसे हम कैपिटल एसेट के डिस्पोजल की बात करते थे, ठीक है, तो इसी तरह जब आप फिक्स एसेट को बेचते हो तो उसके डिस्पोजल के ऊपर भी गेन हो सकता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर ही बिजनेस को डील कर रहा है। तो अगर कोई बिजनेस का एसेट आपने बेचा है और उसके ऊपर आपको कोई गेन हुआ है तो वो बिजनेस इनकम ही समझा जाएगा। ठीक है, और अगर क्या है कि आपको कंसिडरेशन कम मिली है, से इस केस के अंदर आपके पास डब्ल्यू आ रही थी 3,000 की, आपने उस एसेट को बेच दिया 2,000 का, तो अब आपके पास जो सेल प्रोसीड है वो 2,000 है, आपकी डब्ल्यू जो है वो 3,000 है, तो अब आपको लॉस हुआ है, 1,000 का आपको लॉस हुआ है। इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन डब्ल्यू द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, तो इस लॉस को आप एज डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो। ठीक है, अगर कंसिडरेशन जो है वो लेस है डब्ल्यू से, तो इसका मतलब है कि आपको डिस्पोजल के ऊपर लॉस हुआ है। ये लॉस जो है वो आपको डिडक्शन के तौर पे इजाज़त होगी कि आप इसको लेस कर सकते हो। गेन हुआ तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अच्छा, वेयर एन एसेट इज यूज पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर अनदर यूज, से कि एक बंदे के पास जो है वो जो है वो एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी को वो बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहा है, तो वो 9 से 5 बिजनेस के लिए यूज़ करता है, बाद में वो इसको पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन दी प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी जिस हिसाब से वो बिजनेस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, हम कहते हैं इस गाड़ी को ना वो 80% बिजनेस में यूज़ करता है और 20% पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी, से कि इसकी डेप्रिसिएशन 1,000 की निकली है, तो ये जो बिजनेस से रिलेटेड जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो डेप्रिसिएशन इसमें से 1,000 का 80% ही आपको अलाउ होगा, से कि हम कहते हैं 800 अलाउ होगी एज एक्सपेंस इन बिजनेस। जो 200 है ये तो आपके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हुई है ना गाड़ी। 200 की जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपने इसलिए की क्योंकि आप पर्सनली उसको यूज़ कर रहे थे, तो ये इसकी इजाज़त नहीं है। द डब्ल्यू ऑफ द एसेट शैल बी कंप्यूटेड अज्यूमिंग एसेट इज होली यूज फॉर बिजनेस। अब आप उसकी डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे होगे कि आप अज्यूम करोगे कि वो सारा का सारा बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, लेकिन डब्ल्यू स्टिल आप जब देखोगे ना कि आपने इसको डिस्पोज जब किया है, ठीक है, तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन उतनी ही अकामुलेटेड निकाल सकोगे जितना वो बिजनेस के लिए यूज़ हुआ।
तो आगे चल के हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है ना एक एग्जांपल करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जब आप कोई एसेट जो है वो पार्टली यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए और किसी और मकसद के लिए साथ साथ यूज़ कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन की इजाज़त सिर्फ उतनी ही है जितना आपने वो बिजनेस के लिए यूज़ किया। ठीक है, हाँ, डब्ल्यू की कैलकुलेशन आप ऐसे ही करोगे यार, वो डब्ल्यू ऐसे निकालोगे, उसको पूरे को डेप्रिसिएट करो। देखिए 1000 पे उसकी डेप्रिसिएशन आई थी, तो 1000 रुपया ही अपने पास रिकॉर्ड करते रहोगे यार, इसकी टोटल डेप्रिसिएशन इतनी थी। हाँ, एक्सपेंस के तौर पे कितनी इजाजत होगी, 80%। तो आगे चल के इसकी कैलकुलेशन मजीद डिटेल में समझेंगे हम। अच्छा, where an asset is used partly in driving income from business and partly for another use, the WDV of the asset at the time of disposal। जब आप डिस्पोज कर रहे हो, जैसे हम प्रीवियस केस के अंदर हम कह रहे थे कि गाड़ी थी 1000 रुपये की, उसकी डेप्रिसिएशन थी, ठीक है, इसमें से 800 जो थी वो बिजनेस के लिए चल रही थी गाड़ी, तो वो अलाउ हुई थी आपको बिजनेस में एड डिडक्शन के तौर पे। 200 अलाउ नहीं हुई थी क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए हो रही थी। तो हम अगर अब इसकी बात करें कि ये एसेट हमने से के ख़रीदा था 5000 का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब तक की जो है वो 1000 की आ चुकी है, ठीक है, अब हम इसको डिस्पोज करने जा रहे हैं, तो डिस्पोजल के ऊपर इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी उसके ऊपर बात करते हैं। Where an asset is used partly in driving income from business and partly for another use, the WDV of asset at the time of disposal shall be increased by the amount of deduction not allowed in previous year। आपको पहले पिछले पॉइंट में ये कहा गया कि आप उसकी WDV ऐसे ही कैलकुलेट करो कि जैसे वो जो है आप होली बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब डिस्पोजल करोगे ना, तो फिर आप उसको एक्चुअल WDV पे ले आओगे, जितनी WDV यानी जितना आपको डेप्रिसिएशन टैक्स में अलाउ हुई है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, ये शायद आपको अभी समझ ना आ रही हो, इसकी एक एग्जांपल आगे चल के करेंगे तो फिर मज़ीद क्लियर होगा, वहाँ पे दोबारा मैं आपको इस पॉइंट के साथ रेफ़र करूँगा। छोटी सी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं एक एग्जांपल यहाँ पे, फिर आगे डिटेल में एक और कर लेंगे। तो एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 5000। अच्छा, इसमें ईयर 1 जो था उसमें डेप्रिसिएशन हुई इसकी 1000 की। इस 1000 में से 200 आपको नहीं अलाउ हुई क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए था, 800 आपको अलाउ होगी। ईयर 2 आया, ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन जो थी वो आपकी 1000 की हुई, 200 नहीं अलाउ हुआ, 800 आपको अलाउ हुआ। अच्छा, वैसे ये इस तरह डेप्रिसिएशन सेम नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज़ नहीं करते, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं सेम ही कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरे साल में आपने उसको डिस्पोज किया, तो तीसरे साल तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होनी। तो यहाँ पे अगर हम WDV की बात करें, तो हमें प्रीवियस पॉइंट में कहा गया था कि आपने उसकी WDV ऐसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे वो आप जो है उसको कर रहे हो, जैसे आप होली उसको एसेट को यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए। तो WDV यहाँ पे कैसे आ रही होगी कि 5000 माइनस ये दो जो आपकी डेप्रिसिएशन हैं, यानी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 की, तो आपके पास जो WDV आ रही होगी वो आ रही होगी 3000 की। लेकिन जब आपने इसको डिस्पोज करना है, डिस्पोज से क्या आपने इसको कर दिया 4000 का, ठीक है, ये आपकी कंसिडरेशन आपको मिली। तो इसमें से जब WDV लेस करनी है, तो वो WDV आप कैसे लेस करोगे कि भाई ये आपकी WDV इस हिसाब से आ रही थी कि आपने अज्यूम किया था कि ये सारे का सारा एसेट जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। अब आप इसकी जो है ना वो गेन लॉस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो डिस्पोजल के ऊपर, तो अब आपने क्या करना है, इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। द WDV of the asset at the time of disposal shall be increased by the amount of deduction not allowed in previous years। तो अब WDV में ऐड कर दो ये 400 रुपया जो आपको डेप्रिसिएशन के तौर पे अलाउ नहीं हुआ था, ठीक है, ये जो पर्सनल यूज़ के लिए इसकी डेप्रिसिएशन हो रही थी ना वो इसमें ऐड बैक कर दो। 3000 प्लस 400 तो ये बन गया 3400। अब ज़रा आप इसको समझें, अगर हम स्टार्ट से ही ईयर 1 में ही 1000 रुपये की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते और इसको कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में लेके ना जाने की बजाय हम 800 लेके जाते जो कि हमें अलाउड थी, तो ये 800 होती। ईयर 2 में भी हमें 800 ही होती, ठीक है, तो आपकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई होती, 1600, 1600 हो गई होती। और आपकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी आपकी 5000। तो 5000 में से अगर मैं लेस कर दूं, ये जो आपकी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है ये लेस कर दूं 1600 की, तो बाकी कितना बच गया आपका
3400। तो ये ही एक्चुअल में आपकी इसी तरह कैलकुलेशन होनी थी कि डेप्रिसिएशन जितनी अलाउ हो रही है वो ही आपके अकामलेटेड डेप्रिसिएशन बननी थी, लेकिन आपको क्योंकि टैक्स के कानून ने कह दिया कि भाई आप उसकी WDV हर साल इस तरह कैलकुलेट करो जैसे अज्यूम करते हुए कि वो आपके लिए 100% बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन जब उसको डिस्पोज करोगे तो जो अलाउ नहीं हुई डेप्रिसिएशन उसको ऐड बैक कर देना, यानी कि वो एग्जैक्टली उतनी ही हो जाएगी जितनी आपको अलाउ हुई है। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस ड्यूरिंग ओनरशिप शैल नॉट बी एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, वो कहता है कि आपका एसेट अगर 5,000 का है तो भाई मैक्सिमम इसको आप डेप्रिसिएट कितना कर सकते हो, 5,000 की कर सकते हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन सिंपल आप करो चाहे इनिशियल अलाउंस की सूरत में करो। तो एक एसेट जो 5,000 का खरीदा है तो भाई उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी वेयर एंड टेयर से, उतनी कम होगी जितने का आपने खरीदा है। मैक्सिमम उसकी कॉस्ट तक ही डेप्रिसिएशन हो सकती है, उससे एक्सीड नहीं कर सकती। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी जिसमें इनिशियल अलाउंस प्लस जो दूसरी डेप्रिसिएशन है सिंपल, इन दोनों का सम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है जितने का वो एसेट आपने खरीदा है, इससे ऊपर नहीं आप लेके जा सकते। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक बात हो रही है, स्पेसिफिक बात हो रही है किससे रिलेटेड, आपकी व्हीकल से रिलेटेड। ठीक है, पहले जनरल बातें हो रही थी कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, हाँ रेट स्पेसिफिक बताए हुए थे, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे होगी, गेन और लॉस कैसे निकालना है, ये जनरल बात हो रही थी सारे एसेट्स के बारे में। अब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, खास किसी एक एसेट को देखते हुए बात कर रहे हैं, और वो एसेट कौन है, आपका व्हीकल। द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है जो बसें चल रही हैं बार रोड पे। यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि कोई भी गाड़ी जिसके ऊपर आप जो है ना वो पैसेंजर बैठा सकते हो, यानी कि सवारियाँ बैठा सकते हो। मतलब ये किसी भी सवारी बस जो सवारी होती है ना जिसके ऊपर बस के ऊपर पैसे दे के आपको ट्रैवल करवाया जाता है, उसकी बात नहीं हो रही, ये पैसेंजर की बात हो रही है जिसमें आप सवारी बैठा सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नॉट प्लाइंग फॉर हायर, मतलब वो गाड़ियाँ इसमें से निकाल दें जो आपने इस पर्पज़ के लिए ली हैं कि उसके ऊपर आप जो है वो पैसेंजर्स को बैठा के उनसे किराया लोगे। तो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसके ऊपर आप पैसेंजर बैठा सकते हो। मतलब एक सिंपल कार जो है वो भी, इवन मेहरान की बात कर लें तो उसमें भी 4 पैसेंजर्स तो बैठ सकते हैं कम से कम, तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहलाएगी। लेकिन इस सेक्शन के अंदर ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये उन गाड़ियों की बात नहीं हो रही जो आप खरीदते ही इसलिए हो कि उनके ऊपर आप किराए पे सवारियों को बैठाओगे। तो ये वो हो रही है जो मतलब बिजनेस में अपने यूज़ के लिए ली हुई है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए गाड़ी बिजनेस में ले सकते हो, आपके डायरेक्टर्स ने गाड़ी ली हुई है, आपके CFO ने ली हुई है, वो उस पे ऑफिस आता जाता है, उनकी बात हो रही है। उनकी नहीं हो रही जो आप इस मकसद के लिए चला रहे हो कि उसको चला के आप जो है ना लोगों से किराया लिया करोगे। तो ये उसके बिजनेस पर के लिए ही, बिजनेस यूज़ के लिए ही है, वहाँ के अपने ही यूज़ के लिए होगी। तो उनकी बात हो रही है स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दिया कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, वो गाड़ियाँ नहीं हैं जैसे डाइवो वगैरह है, वो गाड़ियाँ नहीं हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो बिजनेस जो है वो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर के लिए यूज़ कर रहा हो, किराए के लिए ना यूज़ कर रहा हो, किसी और मकसद के लिए यूज़ कर रहा हो। जैसे स्टाफ को सुबह लेके आती है छोड़ के आती है, तो उनसे किराया तो नहीं लेते हम। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि किराए पे नहीं चला रहे आप, कैन नॉट एक्सीड ₹7.5 मिलियन। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की। आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, वो आपने खरीदी है से के 8 मिलियन की, यानी कि 80 लाख की। वो गाड़ी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, मतलब आपने उस पर चला के सवारियाँ बैठा के उनसे पैसा नहीं लेना, तो उसकी बात हो रही है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कितने के लिए, 8 मिलियन की है। तो आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह जब करोगे तो इसकी कॉस्ट आपने क्या समझनी है कि 7.5 मिलियन, यानी कि 75 लाख है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 75 लाख पर जा सकते हो। The cost of passenger transport vehicle not plying for hire shall not exceed rupees 7.5 million, where the cost of passenger transport vehicle not plying for hire is restricted to 7.5 million. The consideration received on the disposal shall be calculated as follow। तो उसकी फिर कंसिडरेशन जो रिसीव हो रही होगी अगर आप उसको डिस्पोज कर रहे हो तो उसके लिए भी एक अलग फार्मूला है। ज़रा इसको ना पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने गाड़ी ली थी 8 मिलियन की, ठीक है,
टैक्स में आपको कहा गया कि भाई उसकी कॉस्ट आप ट्रीट करो डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम कितनी, 75 लाख तक, क्योंकि ये 75 लाख से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ होंगी मैक्सिमम उसकी कॉस्ट कितनी अज्यूम हो सकती है कि वो 75 लाख की है। तो जब आप उसको डिस्पोज करोगे, एक्चुअल में आपने उसकी कॉस्ट कितनी पे की हुई है, 8 मिलियन, ठीक है, 80 लाख। आपने टैक्स के लिए उसको कितना अज्यूम किया हुआ है, 7.5 मिलियन का। ये एक्चुअल में 7.5 मिलियन तो उसकी कॉस्ट नहीं है, उसकी कॉस्ट तो 8 मिलियन थी। तो अब जब आप उसको डिस्पोज करोगे डिस्पोजल के टाइम पे, तो आप कैसे डिस्पोजल के टाइम पे गेन लॉस निकालते हो कि भाई उसको बेच के पैसे कितने मिले, कंसिडरेशन कितनी थी। देखिए वो कंसिडरेशन मिली है आपको 9 मिलियन, ठीक है। और आपने उसकी कॉस्ट जो है वो से कि हम कहते हैं कि भाई अभी अकमलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, सिंपल रखते हुए क्वेश्चन को। तो अब आप जो है ना उसकी कॉस्ट कितनी लेस करोगे, वो बात हो रही है कि आप वो 7.5 मिलियन लेस करोगे या 8 मिलियन लेस करोगे। तो आपको कहते हैं कि भाई ये जो कंसिडरेशन है ना, आपने ये कंसिडरेशन भी नहीं लेनी, जब इसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं ली तो कंसिडरेशन जो है वो भी आप एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो उसके लिए फार्मूला बताया गया, वो फार्मूला है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय द सी। ए क्या है यहाँ पे, ए है अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द व्हीकल, यानी कि 9 मिलियन, ठीक है। बी क्या है, 7.5 मिलियन, एंड सी क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो कंसिडरेशन क्या होगी, 9 मिलियन नहीं लेनी जो एक्चुअल में आपको पैसे मिल रहे हैं। आपने 9 मिलियन को क्या करना है, आपने 9 मिलियन को ए लेना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 75 लाख से, ठीक है, और डिवाइड कर देना है जो एक्चुअल कॉस्ट थी से कि 8 मिलियन। तो फिर जो आपके पास फिगर आएगी, ठीक है, हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास 9 मिलियन जो है वो इसकी कंसिडरेशन रिसीव हुई है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं आप 7.5 से, यानी 7.5 मिलियन से, ठीक है, और इसको फिर आप डिवाइड कर दें 8 मिलियन से। तो इसकी कॉस्ट जो इसकी जो कंसिडरेशन समझी जाएगी वो आपके पास आएगी 8437500। एक्चुअल में कॉस्ट क्या हुई है, रिसीव 9 मिलियन की, लेकिन क्योंकि हमने उसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था 7.5 मिलियन पे, तो हमने ये कंसिडरेशन भी कम करके एक फार्मूला के तहत कम कर ली। तो अब जब आप इसका डिस्पोजल करोगे तो वो कैसे लोगे कि इसमें से ये आप कॉस्ट और अकमलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो आपके पास गेन लॉस आ जाएगा। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ इस सारे पॉइंट को, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, कहता है कि आपके पास कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है। जब आपने उसको ख़रीदना है ना, तो आपने ये ज्यूम करना है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 75 लाख की। अगर वो 75 लाख से महंगी थी, अगर तो इससे कम थी तो कॉस्ट तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम अगर आप उसकी कॉस्ट ले सकते हो तो वो 7.5 मिलियन ले। अब एक्चुअल में आपने अगर वो 8 मिलियन की ख़रीदी है और आप उसकी कॉस्ट अज्यूम कर रहे हो कि 7.5 मिलियन है, तो जब आप डिस्पोजल होगा तो कॉस्ट, क्योंकि डिस्पोजल के टाइम आपने WDV निकाल के लेस करनी है कंसिडरेशन रिसीव से, तो क्योंकि आपने स्टार्ट में कॉस्ट कम की थी तो जाहिर सी बात है गेन ज़्यादा आएगा आपको। देखें, अगर मैं 9 मिलियन में से इसको लेस करता ना तो मुझे ज़्यादा गेन आता। क्यों, क्योंकि गाड़ी की कॉस्ट कम करवा दी थी टैक्स वालों ने मेरे से। तो अब वो महंगी क्यों बिक रही है, क्योंकि वो थी 8 मिलियन की, अब टाइम के साथ इन्फ्लेशन हुई है तो वो 9 मिलियन की बिक रही है। लेकिन टैक्स वालों ने कहा था कि भाई नहीं, मैक्सिमम 75 लाख इसको समझो। तो फिर भाई जो मेरी कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो भी तो इसी हिसाब से मुझे कम करनी चाहिए ना। तो कम करने का ये फार्मूला बताया हुआ है। इस फार्मूले से बेसिकली आप क्या निकालते हो कि अगर 8 मिलियन की गाड़ी 9 मिलियन की बिक रही है तो भाई 75 लाख की गाड़ी कितने की बिकेगी, 75 लाख की गाड़ी कोई 8.5 मिलियन की बिकेगी, 8.4 मिलियन की। तो ये बेसिकली वो आपसे करवा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, BTL लिमिटेड डिस्पोज वन ऑफ इट्स व्हीकल फॉर ₹8 मिलियन। ये उसने डिस्पोज की है और ये उसने इतने की डिस्पोज की है, ये उसकी कंसिडरेशन है जो एक्चुअल में रिसीव हुई है, एक्चुअल, ठीक है। किस ईयर में, टैक्स ईयर 2024 में। द व्हीकल वाज परचेज इन द टैक्स ईयर 2023, पिछले साल इसको परचेज किया था। कॉस्ट ऑफ व्हीकल वाज 7.8 मिलियन, यानी कि 7.5 मिलियन से एक्सीड कर गई थी।
तो हमने इसकी कॉस्ट कितनी अज्यूम करनी है, 7.5 मिलियन। अब हमने क्या निकालना है, उसका गेन निकालना है। तो गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक तो WDV निकालनी है, ठीक है, डिस्पोजल के टाइम पे। तो WDV की वर्किंग कर लेते हैं हम। WDV इस तरह निकलेगी कि आपकी कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी जब आपने खरीदी थी मैक्सिमम 7.5 मिलियन तक। हालांकि आपने खरीदी 7.8 की थी, लेकिन टैक्स की परवीन के मुताबिक वो कितने की होगी थी, 7.5 मिलियन। तो पहले साल आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 7.5 मिलियन के ऊपर। हम अज्यूम करें कि इन एलिजिबल है, ठीक है। तो इन एलिजिबल जो होता है और एसेट, उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं होता। और अगर हम इन एलिजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो इन एलिजिबल एसेट्स के अंदर व्हीकल आ रही होती है, इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं होता। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस जो है वो नहीं निकाला। तो पहले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाली और वो डेप्रिसिएशन 1.1 मिलियन के आ गई हमारे, ठीक है। तो WDV कितनी आई हमारे पास, अगर हम 7.5 में से ये निकाल दें तो 6.3 मिलियन की हमारे पास WDV आ रही थी। अच्छा, टैक्स ईयर 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है, टैक्स ईयर 2024 में ये बिक गया था। तो इस साल तो डेप्रिसिएशन वैसे कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए इस साल। तो हम अगर अज्यूम करते हैं, या क्योंकि क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया कि इस साल भी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, और अगर हम इसको इस तरह अज्यूम करें तो ये से कि 2025 में बिक रही है फिर, ठीक है, 2025 में से एक बिके, तो 2024 की डेप्रिसिएशन भी हम WDV के ऊपर रेट निकाल के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्पोजल के टाइम पे उसकी WDV इतनी आ गई। अब ये WDV हमने क्या करनी होती है, कंसिडरेशन लेस WDV, तो फिर हमारे पास गेन या लॉस आता है। तो एक्चुअल में हमें कितनी कंसिडरेशन मिली है, वो तो मिली है 8 मिलियन की। लेकिन अब हम करने लगे हैं कि यार देखो 8 मिलियन की मिली है, मेरी 7.8 मिलियन की गाड़ी की 8 मिलियन कंसिडरेशन मिली है। तो क्योंकि मेरी गाड़ी की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 7.5 पे, तो अब मैं इस 8 मिलियन के हिसाब से इसको प्रोपोर्शनेट करूँ कि भाई 7, अगर 8 मिलियन मिलता है 7.8 मिलियन वाली गाड़ी पे, तो 7.5 मिलियन वाली गाड़ी पे कितना मिलेगा। तो मैंने 8 मिलियन को मल्टीप्लाई किया 7.5 से, डिवाइड कर दिया 7.8 से, तो मेरी कंसिडरेशन कम हो गई, वो आ गई 7.6 मिलियन के करीब। 8 मिलियन नहीं रही, इतनी रही। अब इसमें से मैं WDV अगर निकालूंगा तो मेरे पास जो टैक्सेबल गेन होगा वो ये आ रहा होगा, 2.2 मिलियन। ये वाला क्वेश्चन आप एक दफ़ा खुद कीजिएगा, ये आपने खुद करना है तो फिर आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम, द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। अच्छा देखें, हमारे पास ना एक लैंड है, क्या इस लैंड को हम डेप्रिसिएट कर सकते हैं? इस लैंड को हम डेप्रिसिएट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक जो है ना वो कमरा बना दिया, बिल्डिंग बना दी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करके इसके ऊपर एक और कमरा बना दिया। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना, उसको हमने इस तरीके से की वैल्यू की बात करनी है, तो हम बिल्डिंग को अलग रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट को अगर अलग रखना है तो उसको अलग रखेंगे। अगर एक साथ ये दोनों बने हैं तो बिल्डिंग में ले आएँ। और जो लैंड की कॉस्ट है ना, इसको अलग रखें। मतलब बिल्डिंग को लैंड से अलग करके रखना है, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के ऊपर चार्ज होती है। तो कॉस्ट जो होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की या स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की, उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे हम कॉस्ट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड को डेप्रिसिएट नहीं करना, बाकी चीज़ों को डेप्रिसिएट करना है। अच्छा, उसके बाद है एन एसेट ओन बाय अ लीजिंग कंपनी। अगर एक एसेट जो है वो लीजिंग कंपनी ओन करती है, एंड लीज टू एन अदर पर्सन, और एक लेसी को, यानी कि लेसर ने लेसी को दिया हुआ है लीज के ऊपर, तो वो एसेट ट्रीट किया जाएगा जैसे उसको लेसर अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। ये हम पहले भी डिस्कशन इसके ऊपर कर चुके हैं। हमने कहा से कि यूबीएल से आपने लीज करवाई है तो यूबीएल लेसर है, और आपका बिजनेस जो है, योर बिजनेस जो है वो क्या है, वो लेसी है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि गाड़ी आपने लीज करवाई है, तो ये गाड़ी जो है ये किसकी मलकियत में है, ओनरशिप में किसकी है, ये बैंक की ओनरशिप में है, लेसर की ओनरशिप में। इसको चला कौन रहा होगा, इसको चला रहे होगा आप, या आपका बिजनेस जो है वो इसको यूज़ कर रहा होगा। अब गाड़ी किसकी है,
बैंक की है, लेसर की है, गाड़ी चला कौन रहा है, इससे फ़ायदा कौन ले रहा है, वो आप ले रहे हो। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो किसको अलाउ होनी है, वो होनी है इस बैंक को, लेसर को, ठीक है, क्योंकि गाड़ी इसकी थी। आप इसे क्या दे रहे होगे, लीज रेंटल्स पे कर रहे होगे। तो आपसे जो रेंटल कमा रहा होगा वो इसकी रेंटल इनकम बन रही होगी, से 2000 की इसको रेंटल इनकम आई है, ये उसमें से लेस कर सकता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। से कि वो डेप्रिसिएशन इस गाड़ी की जो है वो खुद लेस कर रहा होगा, से कि 1000 रुपये की डेप्रिसिएशन है, तो ये उसका प्रॉफिट आ रहा होगा बिजनेस में से 1000 रुपये का। आप क्या कर रहे होगे, आप इस गाड़ी को यूज़ करके अगर कोई इनकम कमा रहे हो, तो आपकी से कि सेल है, इस गाड़ी को यूज़ करके आप कोई सेल वगैरह करते हो कहीं जाके, तो ये सेल जो है ये आपकी से कि 4000 की है। और आपने इस गाड़ी को यूज़ करने के अगेंस्ट जो रेंटल दिए हैं, वो रेंटल ये है 2000, जो उसकी इनकम बन रही थी, ये आपका एक्सपेंस है, रेंटल एक्सपेंस, ये 2000। तो आपका प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, वो 2000 का आ रहा होगा। यानी कि आपके लिए जो एक्सपेंस है वो बैंक के लिए क्या है, इनकम है, यानी लेसर के लिए इनकम है। लेसी का जो एक्सपेंस है वो लेसर के लिए इनकम है। तो डेप्रिसिएशन कौन इसके ऊपर क्लेम कर रहा होगा, वो भी लेसर ही क्लेम कर रहा होगा, लेसी नहीं कर सकता। लेसी के लिए एक एक्सपेंस की इजाज़त है, वो ये कि वो जो रेंटल पे कर रहा है वो उसके लिए एक्सपेंस समझा जाएगा। तो यहाँ पे अजम्पशन ये ली जाती है, जब यूबीएल की या लेसर की बात करेंगे, कोई भी लीजिंग कंपनी की बात करेंगे, तो ये अजम्पशन ले जा रही है कि गाड़ी ये खुद ही यूज़ कर रहे हैं, एक किस्म का खुद ही यूज़ कर रहे हैं, कि इससे ही कमा रहे हैं ना, रेंटल इनकम आ रही है, तो इस गाड़ी को ये खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये ही इसकी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। An asset owned by a leasing company and leased to another person is treated as used in lesser business. Depreciation allows to leasing company shall be deducted only against the rental income. तो इससे जो डेप्रिसिएशन आ रही है इसको कहाँ से लेस कर सकते हो, जो रेंटल इनकम आ रही है उसमें से आप लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी अच्छे से। जैसे हमने प्रीवियस केस में व्हीकल की बात की थी जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर थी, उसकी कॉस्ट अगर 7.5 मिलियन से ज़्यादा होगी तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे 7.5 मिलियन। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। और जब वो डिस्पोज होगी तो उसको जो कंसिडरेशन रिसीव होगी उसके लिए भी फार्मूला है, A × B/C, ये आपने याद करना है। अब एक और चीज़ उसी तरह की हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ डिस्पोज की है, आपने वो खरीदी है, और वो किसकी बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। एक आपने बिल्डिंग खरीदी है, ये बिल्डिंग है आपकी, ये बिल्डिंग आपने खरीदी है 5 मिलियन की कॉस्ट कितनी है, 5 मिलियन। अब जब आप इसको बेचने जा रहे हो तो इसकी जो कंसिडरेशन मिली है, बेच के जो पैसा मिला है वो मिल गया है 6 मिलियन, इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा पैसा मिल गया। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट, तो अब क्या हुआ है, कंसिडरेशन आपकी ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से। द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, तो मैक्सिमम कंसिडरेशन कितनी ट्रीट करोगे आप, जितनी उसकी कॉस्ट है, उससे ज़्यादा उसको नहीं लेके जाओगे। तो कंसिडरेशन यहाँ पे 6 मिलियन नहीं समझी जाएगी कि 5 मिलियन ही है जितनी उसकी कॉस्ट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कंसिडरेशन कहाँ तक लेके जा सकते हो, जितनी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अ कंपनी डिस्पोज ऑफ इस फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 10 मिलियन, ठीक है, तो कंसिडरेशन यहाँ पे कितनी आ गई है आपके पास, 10 मिलियन। कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या परचेज वाज रुपीज़ 8 मिलियन, तो कॉस्ट कितनी है, 8 मिलियन। एंड रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इज 6.5 मिलियन, ये WDV आपके पास आ गई। आपने क्या करना है, गेन या लॉस निकालना है डिस्पोजल के ऊपर। अब कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से, तो मैक्सिमम कंसिडरेशन कहाँ तक आप लेके जा सकते हो, कॉस्ट तक। तो इस केस में आपको इसकी कंसिडरेशन 8 मिलियन समझोगे। कंसिडरेशन मिली है 10 मिलियन, ठीक है, WDV इसमें से लेस करनी है, तो WDV है आपके पास, कॉस्ट को 10 मिलियन कर लो आप, ठीक है, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो उस हिसाब से निकाल लो इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें हमने किया क्या है, कंसिडरेशन आपको एक्चुअल में मिली थी 10 मिलियन की, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें
हमने पढ़ा क्या है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑफ डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट से बढ़ जाए तो कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट, तो फिर आपने उसको कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करना है। अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट थी उसकी 8 मिलियन। तो एक तो ये तरीका था कि मैं अपनी कंसिडरेशन को कॉस्ट के बराबर कर लूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, अपनी कॉस्ट को क्या कर लो, कंसिडरेशन के मुताबिक कर लो। तो यहाँ पे हमने जब उसकी WDV निकाली ना, ये WDV निकालने का तरीका, हमने कॉस्ट को क्या कर लिया, 10 मिलियन के बराबर कर लिया, जितनी ही कंसिडरेशन मिली है। एक्चुअल में कंसिडरेशन कितनी मिली है इसको, एक्चुअल में 10 मिलियन मिली है, तो उतनी ही कंसिडरेशन हमने कॉस्ट अज्यूम कर ली, और इसमें से हमने कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो जितनी भी थी वो निकाल ली। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी, वो एक्चुअल कॉस्ट 8 मिलियन माइनस उसके ऊपर जो है आपने वो जितनी भी डेप्रिसिएशन की हुई है 6.5 मिलियन की, ये वाली जो आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, ये आपकी क्या थी, रिटर्न डाउन वैल्यू थी, तो आपने यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब ज़रा इसको मैं दोबारा से आपके साथ एक दफ़ा डिस्कस कर, ये मैं रिमूव, जब भी कोई आपको कंसिडरेशन रिसीव हो ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है, तो कंसिडरेशन को आपने ट्रीट करना है कॉस्ट। आई थिंक मैं पहले दफ़ा जब बोला हूँ तो मैंने ये कहा है कि आपने कॉस्ट को कंसिडरेशन ट्रीट करना है, नहीं, कंसिडरेशन को कॉस्ट के तौर पर ट्रीट करना है। अब इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इस एग्जांपल को दोबारा करते हैं। आपने एक डिस्पोज की है फैक्ट्री की बिल्डिंग, जिसकी कंसिडरेशन आपको मिली है 10 मिलियन की। कंसिडरेशन कितनी है, 10 मिलियन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग थी 8 मिलियन, और रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, यानी कि कॉस्ट माइनस जितनी भी अकामलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो कितनी है, इक्वल टू है 6.5 मिलियन। ये आपके पास आ रहा है, आपने गेन एंड लॉस कैलकुलेट करना है। अब आपने गेन एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, आपको जो कंसिडरेशन मिली है उसको एक्चुअल लेना है, वो कितना है, 10 मिलियन। ठीक है, इसमें से हम लेस करते हैं WDV, तो हमारे पास गेन या लॉस निकल आता है। अब WDV का फॉर्मूला क्या है, WDV का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेरे पास WDV एक्चुअल गिवन है, वो WDV है 6.5 मिलियन की, लेकिन मैंने अब क्योंकि कॉस्ट को अपनी को बढ़ा के कंसिडरेशन के बराबर लेके आना है, तो मैं दोबारा से कंसिडरेशन WDV निकालूंगा, और अब मैं कॉस्ट की जगह लिखूंगा 10 मिलियन, और यहाँ पे मैं सारी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ले आऊँगा। अब मेरी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे कैसे पता चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे बताया हुआ है WDV, ठीक है, मुझे डेप्रिसिएशन नहीं बताई हुई कि कितनी आप चार्ज कर चुके हो, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। तो मैं जिस WDV का ज़रा रिवर्स कैलकुलेशन करूँ, तो ये WDV कैसे निकली होगी, 6.5 मिलियन ऐसे आया होगा कि मैंने कॉस्ट ली होगी, ठीक है, कॉस्ट ली होगी, इसमें से मैंने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की होगी, तो कॉस्ट मेरे पास थी एक्चुअल 8 मिलियन की। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता कि कितनी है, तो क्यों ना मैं 8 मिलियन में से लेस कर दूं 6.5 मिलियन, तो मेरे पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं 10 मिलियन में से लेस करूंगा, तो मेरे पास अपडेटेड WDV आ जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे लिख के तो गेन एंड लॉस निकाल सकता हूँ। अब ज़रा देखें यहाँ पे आंसर में, कंसिडरेशन है 10 मिलियन की, ठीक है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन में मुझे वो गिवन है, वो 6.5 मिलियन गिवन है, बट मैंने वो 6.5 मिलियन किस तरीके से कैलकुलेट की हुई है, 8 मिलियन के हिसाब से। कॉस्ट मेरी है 8 मिलियन, और इसमें से मैंने लेस की हुई है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मेरे पास आया हुआ है 6.5 मिलियन। ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता कितनी है, ये एक्चुअल में इतनी है, क्योंकि मैं 8 मिलियन में से 1.5 मिलियन निकालूँ तो 6.5 मिलियन। ठीक है, तो ये मेरे पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब ये जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको मैंने अब किस में से लेस करना है, कॉस्ट में से, जो कि 10 मिलियन आई है इस सेक्शन के मुताबिक, कि भाई जब आपकी कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो फिर आपने कंसिडरेशन को ही कॉस्ट ट्रीट करना है। तो जो मुझे कंसिडरेशन मिली थी उसको मैंने यहाँ पे कॉस्ट के तौर पे लिखा, इसमें से मैंने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दी, जो कि है 1.5 मिलियन। तो उसके बाद मेरे पास जो है वो कितना डिस्पोजल के लिए गेन आया, वो आया 1.5 मिलियन।
इस केस में आपका जो गेन आया करेगा ना वो एग्जैक्टली उतना ही आया करेगा जितना आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उतना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट और ट्रांसफ़र आउट ऑफ पाकिस्तान अ डेप्रिसिएबल एसेट, अगर कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करता है या ट्रांसफ़र कर देता है डेप्रिसिएबल एसेट को यूज़ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में यूज़ हुआ है, इट विल बी अज्यूम दैट पर्सन हैज़ डिस्पोज ऑफ द एसेट फॉर कंसिडरेशन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब ये फिर एक स्पेसिफिक बात है। ये सेक्शन तब अप्लाई होगा जब किसी बंदे ने कोई ऐसा डेप्रिसिएबल एसेट जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा था उसको एक्सपोर्ट कर दिए, बाहर बेच दिया है, या बाहर ट्रांसफ़र कर दिए, बाहर भेज दिया, उसको बेच दिया या बाहर भेज दिया है। ये दोनों सूरतों में यही समझा जाएगा कि वो डेप्रिसिएबल एसेट जो है वो बिक गया है, डिस्पोज हो गया। आपने या तो एक्सपोर्ट कर दिया है या ट्रांसफ़र आउट कर दिया है, इन दोनों सूरतों में यही समझा जाएगा कि आपने एसेट को डिस्पोज कर दिया। अब जब आपने एसेट को डिस्पोज किया है तो आपने उसका गेन या लॉस निकालना है। ठीक है, तो गेन या लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें देखना पड़ता है कि कंसिडरेशन कितनी मिली है, लेस उसमें से हम कर देते हैं WDV। और WDV कैसे आती है, जो उसकी कॉस्ट होती है, और माइनस उसमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैं अगर कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों को लेस करूं तो मेरे पास गेन या लॉस आ जाएगा, या सीधा सीधा अगर मेरे पास WDV गिवन है उसको मैं कंसिडरेशन में से लेस कर दूं तो गेन या लॉस आएगा। तो यहाँ पे कहा गया है इट विल बी अज्यूम्ड दैट पर्सन हैड डिस्पोज द एसेट फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू द कॉस्ट, जितने की कॉस्ट है ना उतने की ही कंसिडरेशन समझी जाएगी। क्वेश्चन करते हैं तो मजीद क्लियर होगा। साफ़ी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया है एक स्पेशल प्लांट और मशीनरी टू साफ़ी ओवरसीज। ठीक है, कंपनी है उनकी, को बाहर में कंपनी है जो USA में है, इसी की ही उसको इसने बाहर भेज दिया अपना एक प्लांट और मशीनरी। कितने का बेचा है, ये बेचा है 4.5 मिलियन का, यानी कि ये बन गया 45,75,000 का। इसने ये बाहर भेजा है, अपनी ही एक और कंपनी है साफ़ी ओवरसीज, उसको बेचा है इसने 45,75,000 का। कॉस्ट कितनी थी इसकी, थी वो 39,58,000, और रिटर्न डाउन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आ रही है 26,57,000। अब हमने गेन या लॉस कैलकुलेट करना। अच्छा, गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है वो एक्चुअल कितनी रिसीव हुई है, इसको 45,75,000, लेकिन आपने उसको कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना है, जितनी उसकी कॉस्ट थी 3.958 मिलियन। ठीक है, 39,58,000 पे। और रिटर्न डाउन वैल्यू जो है आपके पास वो वर्किंग वन से आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया है, वर्किंग वन के हिसाब से यहाँ पे आप देखो तो रिटर्न डाउन वैल्यू वैसे क्वेश्चन में भी गिवन है, यहाँ से भी ली जा सकती है, ये उसमें से निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा गेन जो कि डिस्पोजल पे हुआ है। अच्छा, अब ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देख लो आप। द फॉर्मेट इज़ टू बी यूज इन न्यूमेरिकल फॉर फिक्स एसेट। आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, में आपने ऐड पैक कर देने हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, क्योंकि ये अलाउड नहीं है एज डिडक्शन, हमें तो टैक्स की डेप्रिसिएशन और टैक्स की अमोर्टाइजेशन अलाउड है, तो ये आप ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप अकाउंटिंग का लॉस जो है, अगर वो भी, क्योंकि अकाउंटिंग का लॉस क्या हुआ होगा, वो आपके प्रॉफिट में से लेस हुआ हुआ होगा। ठीक है, मतलब आपकी इनकम में से लेस होकर प्रॉफिट आया होगा, तो ये भी डिडक्शन के तौर पे इजाज़त नहीं, हमें तो टैक्स का लॉस इजाज़त है डिडक्ट करने की, तो इसको भी ऐड बैक कर दो। अच्छा, उसके बाद अगर आपको टैक्स का कोई गेन आया है तो उसको भी इसके अंदर ऐड कर दो। अब ये दो चीज़ें ऊपर वाली हमने ऐड बैक की हैं, जो कि पहले इसमें से प्रॉफिट में से, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस हो चुकी थी। एक चीज़ और हमने ऐड की है, वो है टैक्स का गेन। ये पहले नहीं इसमें से लेस हुआ था, ये पहले नहीं ऐड हुआ था, ये अब हम नया ऐड कर रहे हैं, न्यू एडिशन कर रहे हैं, तो ये आपने ऐड कर देना। अच्छा, उसके बाद आपने लेस क्या करना है, आपने लेस करनी है इसमें से जो आपको अलाउड है एक्सपेंस के तौर पे, वो है टैक्स की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, और आपने अकाउंटिंग गेन अगर आपने डाला हुआ है तो वो इसमें से लेस कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपने टैक्स का जो है वो गेन जो था वो ऊपर ऐड कर दिया था, तो अकाउंटिंग का गेन इसमें से लेस कर दो, और अगर आपको कोई लॉस हुआ है टैक्स के मुताबिक तो वो भी इसमें से लेस कर देना, तो फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया।
तो अब ज़रा हम अगर बात करते हैं कि इसकी, तो हमने क्या करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर एसर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट करनी है। अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है, तो ये आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, हम कहते हैं ये 1000 रुपये का अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आया होगा कि आपने सेल में से कुछ चीज़ें, आपके पास सेल होगी, वो वैल्यू होगी, उसमें से कुछ अकाउंटिंग के हिसाब से इसमें से चीज़ें लेस की होंगी, जैसे कि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन आपने लेस की होगी, अकाउंटिंग की अमोर्टाइजेशन आपने लेस की होगी, ठीक है। फिर अगर अकाउंटिंग का कोई आपको लॉस आया है तो वो इसमें से आपने लेस किया होगा। ये चीज़ें आप इसमें से लेस करते आए हो, आपने इसमें ऐड किया होगा अकाउंटिंग के हिसाब से, अगर कोई गेन आया है तो वो ऐड किया होगा, ये प्लस किया होगा। फिर आपके पास क्या आया होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब मसला ये है कि ये लेस करने की इजाज़त नहीं है, ये भी लेस करने की इजाज़त नहीं है, ये भी लेस करने की इजाज़त नहीं है, और ये ऐड करने की इजाज़त नहीं है। हम तो क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई सेल में से लेस हो टैक्स की डेप्रिसिएशन, टैक्स की अमोर्टाइजेशन, टैक्स का अगर कोई लॉस है वो लेस हो जाए, और अगर टैक्स का कोई गेन आया डिस्पोजल के ऊपर तो वो ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट आया है इसमें ये सारी चीज़ें जो लेस हुई हुई हैं इनको ऐड बैक कर देंगे, और ये जो है, जो आपका जो है वो ऐड हुआ हुआ था इसको लेस कर देंगे। तो हमने यही किया है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है इसको हमने ऐड बैक किया है, ऐड बैक किया है। जो आपको लॉस हुआ है अकाउंटिंग का वो भी इसमें ऐड बैक किया है, और जो आपको अकाउंटिंग का गेन हुआ है, अकाउंटिंग के हिसाब से गेन हुआ है जो यहाँ पे ऐड हुआ होगा उसको हमने यहाँ पे लेस कर दिया। उसके बाद फिर हम जो टैक्स के हिसाब से करना चाहते थे वो हमने चेंजेस कर दी। हमने क्या किया, ये हमारा जो टैक्स के हिसाब से अगर गेन हुआ है तो उसको ऐड कर दिया, अगर टैक्स के हिसाब से कोई लॉस हुआ है तो उसको लेस कर दिया, और टैक्स की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन वो भी लेस कर दी, तो हमारे पास जो है वो टैक्स का प्रॉफिट निकल आया जो कि टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी पढ़ लिए और टेक्निकल चीज़ें थी, ये आपको याद करने में भी टाइम लगेगा, तो इसको यहीं हम जो है रोकते हैं लेक्चर को। ये जो है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इनिशियल अलाउंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।